हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत का संविधान चल रहा है। इसमें हम पिछली वीडियो में स्थानीय शासन, राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य विधानमंडल, इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम उसके आगे चलेंगे, जिसमें वित्त आयोग देखेंगे। ठीक है, इन सबको देखेंगे। एक ज़रूरी बात है कि एडीपी स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से हम टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको पेड कोर्सेज भी अवेलेबल करवाते हैं, जो कि बहुत मामूली सी फीस है, नाम मात्र की फीस रखी गई है कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है, तो ध्यान में रखें। और पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए है, बिहार पीसीएस जो 67th का प्री होने वाला है, लगभग दिसंबर में होगा, उसके लिए है। आरओ एआरओ 2021 प्री के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, मेंस के भी कोर्सेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। तो अभी जो कोर्स चल रहा है आप उसके लिए ध्यान दे सकते हैं और उस पर आप एडमिशन भी ले सकते हैं। और इसके अधिक की जानकारी अगर चाहिए, इसमें हम देखिए, पहली चीज़ तो हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, जो कि कंप्लीट जीएस नोट्स होगा। उसमें पहले बता दे रहे हैं, मैथ रीजनिंग हम नहीं कराएंगे, कंप्लीट जीएस होगा उसमें। साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, जो कि आप जूम मीटिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आप 2 दिन का डेमो क्लास भी ले सकते हैं उसमें। उसके बाद आपको समझ में आए तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। साथ में जब पेपर आने वाला होगा तो उस समय हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए। और अगर इससे अधिक जानकारी चाहिए, अगर आप कुछ ज़्यादा मतलब अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7827506530 पर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आज का चैप्टर, जो कि भारत के संविधान से संबंधित है। ठीक है, वीडियो आपकी परीक्षा के लिहाज से, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकें उसका। ठीक है, और इसके अलावा आप अपने परीक्षा में, अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन भी करें, जिससे आपको सफलता हासिल हो। इस बात का ध्यान रखा गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि सबसे पहले वित्त आयोग से शुरुआत करेंगे। वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 में दिया गया है। याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। हम लाइन टू लाइन देखेंगे, ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, संरचना की बात करें, अगर वित्त आयोग की संरचना की बात हो तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। याद रखना भाई, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। कार्यकाल की बात अगर करें तो यह राष्ट्रपति के आदेश पर निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर निर्धारित करता है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। फिलहाल जो अध्यक्ष होते हैं उनकी योग्यता क्या होती? उनकी योग्यता होती है कि भैया कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। अध्यक्ष जो होगा वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। ये उसके लिए पद की शर्तें हैं। फिर सदस्यों के लिए शर्त क्या है? सदस्यों के लिए शर्त है कि भैया किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो ठीक, नहीं है तो उस पद के लिए योग्य व्यक्ति भी सदस्य बन सकता है। साथ में ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि जिसे भारत के लेखा एवं वित्त
मामलों का विशेष ज्ञान भी हो। ऐसा व्यक्ति भी जिसे प्रशासन और वित्तीय मामले का विशेष अनुभव हो। और एक ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ये सदस्यों की योग्यता है। ठीक है, तो याद रखना, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। ठीक है, कार्य की बात करें तो कार्य में संघ और राज्यों के बीच करों का आवंटन करता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान की को शासित करने वाले सिद्धांत पर काम करता है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई विषय होगा तो उस पे भी वित्त आयोग काम करेगा। ठीक है, साथ में अपनी रिपोर्ट किसे देगा भाई? अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, इसके अलावा यह एक सलाहकारी संस्था है। भैया याद रखना, दंड नहीं देते हैं, ये सलाहकारी संस्था है, अर्धन्यायिक निकाय है ना, तो सलाहकारी संस्था है। साथ याद रखना कि भैया संवैधानिक निकाय भी है। संवैधानिक निकाय है तो संवैधानिक निकाय होने के साथ साथ यह एक सलाहकारी संस्था भी है। ठीक है, इसके आगे अगला चैप्टर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? एक तो पहली बात संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 338 के तहत इसका वर्णन किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 338 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत शुरुआत क्या है कि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा SC/ST के लिए एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय, याद रखना कि 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा, इससे भी याद हो गया कि 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, ये एक चीज ये भी कंफर्म हुई कि 65वां संविधान संशोधन किससे संबंधित भी था। ठीक है, और भी चीजें नहीं होंगी लेकिन ये इससे भी संबंधित है। तो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा SC/ST के लिए एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ पर कि 1990 का जो संशोधन था उसने 1987 में स्थापित आयोग का स्थान लिया है। 1987 में स्थापित आयोग का स्थान ग्रहण किया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि 89वें संविधान संशोधन 89 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या किया गया कि इस आयोग का विभाजन कर दिया गया। 89 अमेंडमेंट 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2003 में हुआ, उसके द्वारा इसका विभाजन हुआ और इसका विभाजन करके क्या किया गया, अनुच्छेद 338 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 का के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, अब आयोग के कार्य क्या है भाई? आयोग के कार्य देखते हैं। काम है कि अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण करना, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, ये काम है आयोग का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। ठीक है, अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना, उसका अधीक्षण करना और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, ये काम है। अगला काम है कि अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल और उसकी सुनवाई भी करना इनका काम है। इसके अलावा किए गए कार्यों का प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को या फिर जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। हर साल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा या फिर जब आवश्यक हो तब करेगा। ठीक, राष्ट्रपति के आदेश पर अनुसूचित जातियों से संबंधित सौंपे गए अन्य कार्यों को भी करता है। याद रखना भाई, ठीक है ना, जो कुछ काम और सौंपे गए अगर राष्ट्रपति के द्वारा तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो क्या करेगा उस काम को भी करेगा। ठीक है, इसकी शक्तियां हैं।
शक्तियाँ क्या है भाई? शक्तियाँ, पहली शक्ति है कि भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना, उसे हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना होता है। ठीक है। इसके साथ साथ समन का मतलब क्या है? वारंट वारंट निकलता ना, समन। ठीक है। किसी दस्तावेज को प्रकट और उसे पेश करने की अपेक्षा करना, ये भी शक्ति है। इसके अलावा शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, साथ में किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्षा करना भी इसकी शक्ति होती है। इसकी शक्ति के दायरे में आता है। याद रखना, शक्तियाँ अलग हैं, कार्य अलग हैं, दोनों में अंतर है। ठीक है। इसके अलावा और भी काम है कि साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकाल सकता है, और कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति या नियम द्वारा अवधारित करे उसे भी करने की शक्ति होती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास। ठीक है। अगला आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या है? अनुच्छेद 338 का के तहत दिया गया है। संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। कब अस्तित्व में आया भाई? 2003 में यह मंत्रालय बना था। 2004 में यह आयोग अस्तित्व में आया था। ठीक है। हमने बताया 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, 338 और 338 का। ठीक है। तो जनजाति, देखिए, संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अच्छा, याद रखना कि जनजातीय मंत्रालय का गठन कब हुआ? जनजातीय मंत्रालय का गठन हुआ है 1999 में। 1999 में अनुसूचित मतलब जनजातीय मंत्रालय का गठन हुआ। वो इस उद्देश्य से हुआ था कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति दिया जा सके। 1999 में जनजातीय मंत्रालय के गठन करने का उद्देश्य था कि भैया अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति दिया जा सके। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं कि 2004 में यह आयोग अस्तित्व में आया। क्यों? क्योंकि भैया हमने बता दिया पहले ही, 89वें संशोधन 2003 के द्वारा दोनों जो आयोग थे उनका विभाजन हो गया। 338 एक बना और एक बना 338 का। ओके, दोनों में अंतर है। फिर अब इसमें 2004 में यहाँ अस्तित्व में आया। याद रखना, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य भी होते हैं। ओके। क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उसके आदेश, मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये लोग। साथ में इनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। सब कुछ राष्ट्रपति द्वारा ही। ठीक है। काम क्या है? काम वही है जो ऊपर हमने अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ा है, फिर भी देख लेते हैं इसको। काम है रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करना, उन पर निगरानी करना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना इनका काम होता है। इनका काम होता भी कि अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच भी कर सकते हैं। ये इनका काम है, करना है। ठीक है। फिर सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और उन पर सलाह भी दे सकते हैं। ये इनका काम है, सलाह देना होता है। ठीक है। इसके अलावा रक्षोपायों के कार्यकाल के बारे में, रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समय पर जब आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा संरक्षण, कल्याण, विकास, उन्नयन के संबंध में राष्ट्रपति या संसद द्वारा बनाई गई विधियों, किसी भी विधि के अधीन रहते हुए कृत्यों का निर्वहन भी करता है। ठीक है भाई, याद रखना इसको। कार्य है। शक्तियाँ क्या हैं? शक्तियों की बात करेंगे तो वही जो हमने अनुसूचित आयोग में देखा था, अनुसूचित जाति आयोग में देखा था कि भारत के किसी भी भाग से समन करना, हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना। फिर किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से
किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना, साथ में साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना इनकी शक्तियां होती हैं। ठीक है, शक्तियों और कार्यों में अंतर है, ये आपको पता हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ अगला भी चैप्टर देख लेते हैं जो कि कैग से संबंधित है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 148 के तहत है, अनुच्छेद 148 के तहत है भाई। पहली चीज तो याद रखना, पिछली बार प्रश्न भी आया हुआ है इन पे। ठीक है, इसके साथ साथ स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई, ये भी याद रखना। लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। ठीक है ना, क्या गया कि लोक वित्त का संरक्षक तो होता ही है, साथ में देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल देखें। कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है इनकी, परंतु प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। याद रखना, राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। 6 साल या फिर 65 साल जो भी पहले आ जाए तब तक यह अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास करके पद से हटाया जा सकता है। भैया याद रखना, विशेष बहुमत की बात हो रही है यहाँ पर, विशेष बहुमत से ही हट सकते हैं। ठीक है, वो भी दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास हो जाए तब। ओके, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इनको हटाया जाता है। याद रखना, इनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह है। ठीक है, आगे है स्वतंत्रता। क्या है इनकी स्वतंत्रता? है भैया कार्यकाल की सुरक्षा होती है। सेवानिवृत्ति के बाद कोई और पद ग्रहण नहीं कर सकता। वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। वेतन और अन्य सेवा शर्तें जो होती हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित होती हैं। साथ ही कार्यशाला के प्रशासनिक व्यय, वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अर्थात मतलब क्या है कि इस मामले में संसद में मतदान नहीं हो सकता है। मतलब इनके वेतन भत्ते या व्यय के मामले में संसद में मतदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर शक्तियां भी हैं। शक्तियां क्या है भाई कि केंद्र और राज्य की आकस्मिकता निधि के सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। ये शक्ति है कि भैया राज्य और केंद्र की आकस्मिकता निधि की बात कर रहे हैं कि सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। साथ में वह सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, अगला चैप्टर है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है। याद रखना एक चीज है, अभी इसमें हम पढ़ेंगे भी, लेकिन ये याद रखना कि जो महाधिवक्ता का पद होता है ना, महान्यायवादी का जो पद होता है वो एक परंपरा रही है कि सरकार के साथ ही आता है और सरकार के साथ ही चला जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये भी याद रखना। किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, संसद में बैठने का भी अधिकार है। ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में देखेंगे तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है इनकी। उच्चतम न्यायालय की योग्यता होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वाली योग्यता होनी चाहिए इनके अंदर। भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ में न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कार्यकाल के बारे में बात करें तो कार्यकाल भैया संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल याद रखना कि संविधान में इनके कार्यकाल की कोई भी बात नहीं हुई है। हमने पहले बता दिया कि सरकार के साथ ही आते हैं और सरकार के साथ ही चले जाते हैं। ठीक है, तो संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई भी वर्णन नहीं है, संविधान ने निश्चित नहीं कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। परंपरा रही है
कि भैया सरकार के त्यागपत्र के बाद ही कार्यकाल इनका समाप्त होता। समाप्त ऐसा क्यों होता भाई? क्योंकि इनकी नियुक्ति जो होती है वो सरकार की सिफारिश होने के कारण होती है। इनकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर होती है, इसलिए सरकार के साथ ही ये भी इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है, वेतन नहीं, पारिश्रमिक। ध्यान रखना, पारिश्रमिक और वेतन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, ये चीजें हम आपको क्लास में भी बताएंगे। ओके। कार्य और शक्तियों की बात करें। कार्य और शक्तियां जो हैं, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विषयों पर सरकार को सलाह देना। राष्ट्रपति सौंपेंगे जो विषय, उस पर सरकार को सलाह देना है इनको। फिर राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप कर्तव्यों का पालन भी करना होता है। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप कर्तव्यों का पालन भी करना होता है। फिर संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का भी निर्वहन करना है। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का भी निर्वहन करना है। और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधि भी होता। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 आर्टिकल है 143, क्या है कि उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है। और सरकार से संबंधित एक बात और याद रखना, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का भी अधिकार होता है। ठीक है भाई, याद रखना। अधिकार और मर्यादा भी है इनकी, कुछ अधिकार है और उसी अधिकार के साथ साथ कुछ मर्यादाएं भी हैं। तो अधिकार क्या है भाई? अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। याद रखना, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, भाग लेने का भी अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। याद रखना भाई, मतदान का अधिकार नहीं है। बैठ सकते हैं वहाँ पे, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। संसद सदस्य की तरह वेतन भत्ते भी मिलते हैं इनको। भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते। भारत सरकार के खिलाफ कोई ये विश्लेषण या सलाह नहीं कर सकते। फिर भारत सरकार की ओर से होने वाले मामले पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। ये भारत सरकार के मामले की ओर से होने वाले मामले पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, ये मर्यादा है। मर्यादा यही है कि भैया कि भारत सरकार की ओर से होने वाले मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ठीक है, भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। और मर्यादा ये भी है कि भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता या धारण नहीं कर सकता। इसके अलावा निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है, ये अधिकार है। ठीक है, एक बात याद रखना, जो महान्यायवादी होते हैं वो किसी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते भाई। क्यों नहीं होते भाई? कैबिनेट के सदस्य क्यों नहीं होते? क्योंकि सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता, कानून मंत्री होते हैं ना हमारे केंद्रीय कानून मंत्री। तो केंद्रीय कानून मंत्री अलग से होते हैं, ये महान्यायवादी हैं, तो ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं। अगला चैप्टर राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है, जो कि इसमें अनुच्छेद 165 के तहत अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है कि ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। और याद रखना, भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक भी माना जाता है। राज्य का महाधिवक्ता भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक भी माना जाता है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है। ठीक है, नियुक्ति और कार्यकाल की अगर बात हो तो वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, इनमें राज्यपाल नियुक्त करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वही चीज़ जो भारत के महान्यायवादी के बारे में था। फिर सरकार के त्यागपत्र के साथ ही इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्यों होता है ये तो हमने पहले भी बता रखा है, तो जो वहाँ पर है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, याद रखना। कार्य और शक्तियों की बात करें तो भैया कार्य और शक्तियाँ ये हैं
कि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना। कार्य इनका है कि भैया राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना है। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप अन्य कर्तव्यों का पालन करना, कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे ध्यान, ठीक है, राष्ट्रपति के मामले में। फिर संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना, वही जो महान्यायवादी के लिए था। विधानमंडल में, यहाँ पर विधानमंडल की बात होगी, वहाँ पर संसद की बात हो रही थी, तो विधानमंडल में बैठने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार इनको भी नहीं है। फिर वहाँ पर संसद तय कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा, विधानमंडल के किसी सदस्य के बराबर वेतन भत्ता दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। फिर राज्य के किसी न्यायालय में, किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम अब इतना जितना हमने बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।